प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में। आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12th के सब्जेक्ट जीव विज्ञान का एक टॉपिक। आज हमारा टॉपिक है गुरु बीजाणु जनन। ये टॉपिक जीव विज्ञान के दूसरे चैप्टर से संबंधित है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं नर तथा मादा युग्मोक्त भित्ति की संरचना और परिवर्धन। हम अभी तक इस टॉपिक में मादा युग्मोक्त भित्ति से संबंधित पढ़ चुके हैं। बीजांड की संरचना, अंडक की संरचना, बीजांड के प्रकार और बीजांड का परिवर्धन। हमने पढ़ा था कि बीजांड, जिसको हम गुरु बीजाणु धानी भी कहते हैं, क्योंकि इसी संरचना में गुरु बीजाणु का निर्माण होता है और उसी गुरु बीजाणु के द्वारा मादा युग्मोक्त भित्ति का विकास होता है। गुरु बीजाणु के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं और ये किस प्रकार से संपन्न होता है, इसके बारे में हम आज इस टॉपिक के माध्यम से डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा था लघु बीजाणु जनन में, तो क्या पढ़ा था कि एक द्विगुणित कोशिका होती है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। इन अगुणित कोशिकाओं को लघु बीजाणु कहते थे। तो ये किससे विकसित हुई थी? लघु बीजाणु मात्र कोशिका से। इस क्रिया को क्या नाम दिया था? लघु बीजाणु जनन। ठीक इसी प्रकार से इस द्विगुणित कोशिका से लघु बीजाणु के स्थान पर गुरु बीजाणु के निर्माण की क्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। जिस कोशिका से गुरु बीजाणु का निर्माण होगा, तो ये गुरु बीजाणु मानते हैं हम इसको। ये किससे बना हुआ है? गुरु बीजाणु का परिवर्तन हुआ इस द्विगुणित कोशिका से, तो हम इस कोशिका को क्या नाम देते हैं? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। परिभाषा हमारे पास में है, स्पष्ट रूप से आ चुकी है कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु के निर्माण की क्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ये कौन से विभाजन के द्वारा संपन्न होता है? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। तो परिभाषा लिखेंगे हम सबसे पहले। द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से किसका निर्माण होगा? गुरु बीजाणु का से गुरु बीजाणु के निर्माण की क्रिया को या प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ये हुई इसकी परिभाषा। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका हमेशा द्विगुणित होगी और गुरु बीजाणु अगुणित होता है। अब इसका नाम गुरु बीजाणु क्यों रखा गया? तो हमने पहले जो पढ़ा था वो लघु बीजाणु, और इसको पढ़ रहे गुरु बीजाणु। लघु बीजाणु का आकार छोटा होता है, गुरु बीजाणु का आकार बड़ा होता है। आकार में विभिन्नता होने के कारण इसको गुरु बीजाणु और उससे पहले वाले छोटे बीजाणु को लघु बीजाणु नाम दिया जाता है। अब ये गुरु बीजाणु विकसित किससे हो रहा है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। तो ये मात्र कोशिका स्थित कहाँ होती है? तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? बीजांड की संरचना पढ़नी पड़ेगी। हमने ये पढ़ा था बीजांडकाय, और इस बीजांडकाय के चारों ओर पाए जाने वाले इस आवरण को क्या नाम देते थे? अध्यावरण देते थे। इस बीजांडकाय की एक हाइपोस्टोमस कोशिका, जो इसकी ऊपरी सतह
एपिडर्मिस की जस्ट नीचे की ओर स्थित होती है, इस कोशिका से गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये कोशिका अन्य कोशिकाओं की तुलना में, क्योंकि ये बीजांडकाएं संपूर्ण बीजांडकाएं मर्दूतक कोशिकाओं से निर्मित होता है, तो ये जो कोशिका द्विगुणित कोशिका है, ये अन्य कोशिकाओं की तुलना में आकार में बड़ी होती है। नंबर फर्स्ट, आकार में बड़ी कोशिका, इसका केंद्रक होता है वो अन्य कोशिकाओं की तुलना में स्पष्ट केंद्रक होता है, और इसमें जीव द्रव्य होता है वो अधिक और सघन मात्रा में पाया जाता है। इन 3 लक्षणों के आधार पर हम इस कोशिका को अन्य कोशिकाओं की तुलना में अलग पहचान सकते हैं। इस कोशिका को नाम देते हैं प्रप्रसु कोशिका या आर्कीस्पोरियल सेल। ये आर्कीस्पोरियल सेल सबसे पहले विभाजित होगी, तो ये आर्कीस्पोरियल सेल्स ये सबसे पहले विभाजित होकर के 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। कितनी कोशिका बनाएगी? 2 कोशिका। तो इस कोशिका को नाम देते हैं प्रसु कोशिका। कहाँ पाई जाती है ये? बीजांडकाय की कोशिका। कहाँ पे स्थित होती है? बीजांड द्वार के जस्ट नीचे हाइपोस्टोमल कोशिका जिसको कहते हैं। क्या कहलाएगा ये? प्रप्रसु कोशिका। सबसे पहले विभाजित होकर 2 कोशिकाओं का निर्माण किया। आधारीय कोशिका है, इसको नाम देते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। जबकि जो ऊपरी कोशिका है, इस कोशिका को नाम देते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका अथवा भित्ति कोशिका। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो प्रारंभ बनी हुई है उसको प्राथमिक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। इसके साथ साथ हम लिखते जाएं कि वो आउटलाइन इसकी कैसे बनेगी। तो हमारे पास में एक सघन जीव द्रव्य युक्त कोशिका प्रप्रसु कोशिका, प्रप्रसुतक कोशिका भी कहते हैं इसको। सबसे पहले ये कौन सा विभाजन होगा? इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होगा, और इस अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा इसने कितनी कोशिकाओं का निर्माण किया? तो इसने कुल 2 कोशिका बनाई, बाह्य और प्राथमिक भित्ति कोशिका और आंतरिक बाह्य और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। कौन से प्रकार की? प्राथमिक प्रकार की। तो आंतरिक कोशिका होगी, उसको नाम देते हैं प्राथमिक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, या हम क्यों कह सकते हैं प्राइमरी मेगास्पोर मदर सेल। जबकि दूसरी बाह्य सतह की ओर प्राथमिक भित्ति कोशिका। अब आगे इसका परिवर्तन किस प्रकार से होगा? प्राथमिक भित्तीय कोशिका या भित्ति कोशिका या तो अविभाजित रहती है, आगे विभाजन नहीं होता है, या फिर पुनः विभाजित होकर के एकल संरचना का निर्माण करती है। तो हम लिख सकते हैं कि ये कैसी रहेगी? अविभाजित। इसके विभाजित होने की संभावना कम होती है। अब दूसरी कोशिका के बारे में बात करें, कौन सी? प्राथमिक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ये प्राथमिक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है। प्राथमिक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करेगी, तो हम इसी कोशिका को लिखते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। अब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा होगा? अर्धसूत्री। और अर्धसूत्री विभाजन होने से 4 कोशिकाएं बनती है। कितनी बनेगी? 4 कोशिका, 1, 2, 3 और 4। ये चारों कोशिका होगी, वो कैसे होगी? रेखिक क्रम में विन्यासित होगी। तो हम इसको आगे लिख सकते हैं गुरु बीजाणु, और कौन से क्रम में होते हैं? रेखिक क्रम में। 4 गुरु बीजाणु का निर्माण हुआ। कौन से विभाजन के द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। अर्धसूत्री विभाजन। कुल 4
गुरु बीजाणु का निर्माण हुआ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों एक जैसे है। किस स्थिति में? रैखिक क्रम के अंतर्गत ये विन्यासित होते हैं। यहाँ तक परिवर्तन होने के बाद नेक्स्ट परिवर्तन क्या होगा? क्यों ये पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर है वो किस में स्थित है? बीजांडकाय की कोशिका में है। इस प्रकार की संरचना इसके अंदर बनी हुई है। तो इसमें दो सिरों युक्त कोशिका बनती है। एक कोशिका बीजांड द्वारीय सिरे की ओर स्थित होगी और दूसरी होगी वो निभागीय सिरे की ओर स्थित होती है। एक कोशिका बीजांड द्वारीय सिरे की ओर, दूसरी होगी वो निभागीय सिरे की ओर होगी। अब आगे क्या होता है कि निभागीय सिरे की ओर स्थित 3 केंद्र गुरु बीजाणु, कितनी? 1, 2 और 3, जो निभागीय सिरे की ओर स्थित होती है, ये तीनों गुरु बीजाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। कैसे होंगे? निष्क्रिय। और जबकि शेष कितना रहेगा? एक। कौन सी? बीजांड द्वारीय सिरे की ओर, निभागीय सिरे की ओर एक कोशिका रहेगी, वो रहेगी सक्रिय कोशिका। तो इसको हम कहेंगे सक्रिय गुरु बीजाणु। कौन से सिरे की ओर स्थित है ये? निभागीय सिरे की ओर। जबकि बीजांड द्वारीय सिरे की ओर स्थित तीनों गुरु बीजाणु विघटित हो गए, तो हम इसको लिख सकते हैं निष्क्रिय गुरु बीजाणु। इस प्रकार से बीजांडकाय में एक सक्रिय गुरु बीजाणु का निर्माण हो जाता है। इन तीनों गुरु बीजाणु, यदि हम बात करते हैं कि इन चारों गुरु बीजाणु को समान रूप से पोषण मिलता, तो सभी समान रूप से सक्रिय रहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है? 3 निष्क्रिय हो रहा है। तो इन तीनों कोशिकाओं को मिलने वाला पोषण केवल एक कोशिका को मिलता है। यदि इस संदर्भ में बात करते हैं 3 निष्क्रिय होगी, पीछे कितनी थी? 4, 1 रही। तो इन चारों गुरु बीजाणु को जितना पोषण मिलना था वो सब का सब एक गुरु बीजाणु को प्राप्त होता है। इसीलिए ये शेष गुरु बीजाणु अधिक मोटा, आकार में बड़ा और सक्रिय होता है। शेष कैसे है कि निष्क्रिय। एकमात्र यही कारण है कि लघु बीजाणु जनन के द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण होता है, वो आकार में छोटा होता है, क्योंकि उस क्रिया में सभी बीजाणुओं को समान रूप से पोषण प्राप्त होता है। फलस्वरूप कम मात्रा में पोषण प्राप्त होने के कारण वो आकार में छोटे होते हैं। जबकि सक्रिय गुरु बीजाणु जनन में निर्मित होने वाला गुरु बीजाणु एक सक्रिय होता है, शेष 3 निष्क्रिय होता है, इसलिए इसका आकार बड़ा होता है। अभी हम इसके गुरु बीजाणु जनन और लघु बीजाणु जनन में अंतर को स्पष्ट करेंगे। इसको हम आगे लिख रहे हैं। तो गुरु बीजाणु, जो गुरु बीजाणु रैखिक क्रम में स्थित है, उसी के आगे हम लिख रहे हैं इसको। ये गुरु बीजाणु कितने बने थे हमारे पास में? टोटल 4 बने थे। 1, 2, 3, 4। इसमें से 2 एंड बनते, 2 सिरे बनते हैं। ध्रुवता स्पष्ट रूप से पाई जाती है। एक तो आता है निभागीय सिरा, निभागीय सिरा, और दूसरा कौन सा है? बीजांड द्वारीय सिरा। निभागीय सिरे में स्थित 3 गुरु बीजाणु क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाते हैं। और बीजांड द्वारीय सिरे की ओर एक गुरु बीजाणु सक्रिय होता है। अब ये एक गुरु बीजाणु जो इस बीजांडकाय कोशिका में सक्रिय है, वो ही आगे जाकर के पुनः समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होगा और फिर मादा युग्मोद्भिद का निर्माण करेगा। ये गुरु बीजाणु की जब हम प्रकृति देखते हैं कि ये गुणसूत्रों की दृष्टि से किस प्रकार का होगा, तो चूंकि इसका निर्माण अठसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, इसीलिए हमेशा गुरु बीजाणु भी लघु बीजाणु की तरह ही अगुणित होता है। तो कैसा होगा ये? अगुणित। इससे निर्मित होने वाले युग्मोद्भिद को भी हम कैसा मानेंगे? कैसा युग्मोद्भिद निर्मित होगा? अगुणित प्रकार का।
हमने दो प्रकार के बीजाणु जनन की प्रक्रिया को देखा है। एक होता है, उसको कहते हैं हम लघु बीजाणु जनन, और दूसरा होता है, उसको नाम देते हैं गुरु बीजाणु जनन। इन दोनों में क्या अंतर होता है? ये फिक्स है कि दोनों ही मात्र कोशिकाओं से होने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें अड़सूत्री विभाजन होता है। इसके बावजूद भी क्या अंतर होता है, तो वो देखते हैं हम। लघु बीजाणु जनन क्रिया के द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण होता है, जबकि गुरु बीजाणु जनन के द्वारा गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, पहला। दूसरा, लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया लघु बीजाणु धानी या परागकोश में संपन्न होती है, जबकि गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया गुरु बीजाणु धानी या हम इसको बीजांड कहते हैं, तो बीजांड में संपन्न होती है। नंबर 3, ये 2 नंबर का, ये 3 नंबर का। लघु बीजाणु जनन की क्रिया में जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका से संपन्न होता है, उसमें लघु बीजाणु मात्र कोशिका की संख्या 1 से अधिक होती है। तो प्रत्येक लघु बीजाणु धानी में 1 से अधिक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जाती है, जिससे लघु बीजाणु का निर्माण होता है। जबकि गुरु बीजाणु जनन के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाली मात्र कोशिका या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका सामान्यतः एक गुरु बीजाणु धानी में 1 होती है। सामान्यतः कितनी होती है? प्रत्येक गुरु बीजाणु धानी में एक ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, जिससे गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। लघु बीजाणु जनन के दौरान एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से कुल 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है, जबकि गुरु बीजाणु जनन के अंतर्गत भी कुल 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, लेकिन उसमें से 3 निष्क्रिय हो जाते हैं और 1 सक्रिय रहता है। तो केवल 1 बीजाणु सक्रिय रहता है, जबकि लघु बीजाणु में नियमित 4 बीजाणु सक्रिय रहता है। लघु बीजाणु जनन से निर्मित होने वाले लघु बीजाणु प्रारंभ में पराग सतोष्क के रूप में पाए जाते हैं, जो अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन गुरु बीजाणु जनन द्वारा निर्मित होने वाले गुरु बीजाणु चारों एक रेखिक क्रम के अंतर्गत विन्यासित होते हैं। ये पराग सतोष्क के रूप में है, जबकि ये किस रूप में है? रेखिक रूप में पाए जाता है। इस प्रकार से गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया मादा युग्मक बीज को निर्मित करने वाली संरचना है, या मादा युग्मक बीज का निर्माण करेगी आगे जाके। गुरु बीजाणु जनन की क्रिया नर जनन संरचना में संपन्न होती है और इससे निर्मित लघु बीजाणु नर युग्मक बीज का निर्माण करते हैं। लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया कहाँ हो रही है? लघु बीजाणु धानी अथवा परागकोश या पुंकेसर नर जनन संरचना, जबकि गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया मादा जनन संरचना में संपन्न होती है। तो आज के इस टॉपिक में हमने गुरु बीजाणु जनन के बारे में डिस्कस किया है, और क्या पढ़ा है? लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन। नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे जो इस दूसरे पार्ट का अंतिम टॉपिक होगा, वो होगा कि जो गुरु बीजाणु सक्रिय है वो किस प्रकार से आगे परिवर्तित होकर के मादा युग्मक बीज का निर्माण करता है। थैंक यू।